हेलो जनता, मैं गगन मक्कड़ स्वागत करता हूं आप सभी का कॉमर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस की। इस लेक्चर में आपको बेसिक्स चीजें और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये जानने को मिलेगा। आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा सा एक साल पीछे चले जाओ अपनी मेमोरी में, तो इस चैप्टर को आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा दोस्तों। तो आपको पता है कि यार 11th क्लास के बेसिक्स क्या हैं। आप लोगों ने उस टाइम पे इस चैप्टर को अच्छे से समझा था या नहीं समझा था। कुछ बच्चे इस चैप्टर से डरते भी होंगे क्योंकि 11th क्लास में इस चैप्टर में ग्राफ्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तो बच्चों का वैसे ही थोड़ा सा देख के ना मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको इस लेक्चर में 11th की सारी चीजें रिकॉल भी करवा दूंगा और 12th में क्या नई नई चीजें सीखनी है उसके बारे में बता भी दूंगा। ठीक है, तो चलो यार चालू करते हैं। सबसे पहले वर्ड है हमारे पास रिलेशन। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास रिलेशन। तो यार अगर मैं रिलेशन की बात करूं, अभी ये डेफिनेशन वगैरह को तुम सब भूल जाओ। ठीक है, एक काम करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। तो अगर मैं तुम्हारे सामने बेटा एक वर्ड लिखता हूं रिलेशन, तो तुमको इस वर्ड से क्या समझ आता है? रिलेशन मतलब रिश्ते, है ना। कोई भी बच्चा बोलेगा सर रिश्ता, और फंक्शन का मतलब बोलेगा कि सर रिश्तेदारों का जो फंक्शन होता है। तो सर क्या इस चैप्टर में हम रिश्तेदारों के फंक्शंस में जाके क्या करना होता है, कैसे करना होता है? जो मम्मी बोलती है ना, एक ही प्लेट में खाना खाना बेटा, अलग अलग प्लेट के पैसे होते हैं, तो दोनों भाई मिलके एक ही प्लेट में खाना खा लेना। पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा होता है नहीं होता, मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है, मेरी फैमिलीज में ऐसा बहुत होता है। ठीक है, तो रिलेशन का मतलब जो हम लोग एक नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि यार रिश्ता आप किसी के साथ दिखा रहे हो, है ना। रिलेशन का मतलब इन सिंपल वर्ड्स रिश्ता। तो बेटा मैथमेटिक्स में भी ना इसका मतलब कुछ और नहीं है। मैथमेटिक्स में भी इसका जो इंपॉर्टेंस है, इसका जो मतलब है, सेम है। आप जैसे एक नॉर्मल दुनिया में दो इंसानों के रिश्ते के बारे में बात करते हो, यहां पे आप क्या करोगे? दो एलिमेंट्स के रिश्तों के बारे में बात करोगे। अब ये दो एलिमेंट्स आएंगे कहां से? ध्यान से सुनना। आपने सेट्स चैप्टर भी पढ़ा होगा क्लास 11th में। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। मान लो सेट ए में ना कुछ मैं नाम लिख देता हूं, यहां पे अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है, और अपने भाई का नाम लिख देता हूं। अपने भाई का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, गगन एंड गौरव। और सेट बी में मैं लिख देता हूं कुछ रैंडमली, मान लो हमारी फ्यूचर वाइफ्स का नाम लिख देता हूं। ठीक है, फ्यूचर वाइफ्स का नाम लिख देता हूं। एक का नाम लिख देता हूं मान लो शालिनी। तुम हंसना मत अब, ठीक है, रिश्ते मत बनाने लग जाना। और एक का नाम लिख देता हूं चलो ऐश्वर्या। ठीक है, ऐश्वर्या। तो अब मैं तुमको पहले ही बता रहा हूं कि जो मेरी वाइफ है उसका नाम है शालिनी, और जो मेरे भाई गौरव की वाइफ है उनका नाम है ऐश्वर्या। तो मैंने क्या किया, तुम लोगों को बताया कि तुमको ए और बी को इस तरीके से रिलेट करना है, जिसको मैं आर से लिख रहा हूं। आर दैट मीन रिलेशन इज सच दैट ए, यहां पे ए के एलिमेंट्स को मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, स्मॉल ए दैट इज इसके जो भी एलिमेंट्स हैं विच बिलोंग टू सेट ए, एंड बी, स्मॉल बी के एलिमेंट्स क्या हैं बेटा? जो आपके सेट बी में एलिमेंट्स है उसको मैं स्मॉल बी से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज स्मॉल बी विच बिलोंग्स टू सेट बी। तो आपका रिलेशन क्या है कि ए कॉमा बी, जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, आप लोग पढ़कर आए हुए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, दैट मीन्स हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए इज रिलेटेड टू बी, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी, ए बी सच दैट ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो आपको पता है कि यार इस रिलेशन को आप कैसे लिख सकते हो? रिलेशन को आप कैसे लिखोगे? मेरे साथ आप शालिनी का नाम लिख दोगे, है ना, गगन के साथ आप शालिनी का नाम लिख दोगे, और सिमिलरली आप गौरव के साथ क्या करोगे बेटा? ऐश्वर्या का नाम लिख दोगे। ठीक है, ऐश ही लिख देता हूं अभी मैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि सर यहां पे आपने क्या किया, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से एक डिफाइंड रिलेशनशिप आपने पहले बताया हमें, कि ये रिलेशनशिप आपने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स उठाओगे और उसके रिलेशन के सेट में उसको डाल दोगे। ये चीज हम लोग 11th क्लास में सीखकर आए हुए थे। अब बेटा आप लोगों को ना रिलेशंस जब दिमाग में आता है ना, तो बच्चे ना एक डेफिनेशन पढ़ते हैं 11th क्लास में, दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये भी चीज तुमने पढ़ी होगी।
अब ये ए क्रॉस बी क्या है, सबसे पहले तो यादें ताजा कर लो कि बेटा ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, याद है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें आप क्या मेंशन करते थे, अपने ऑर्डर्ड पेयर्स लेते थे, याद है ऑर्डर्ड पेयर्स। एक बार रिवाइज जरूर कर लेना क्लास 11th के बुक से, अगर अभी तक फाड़ी ना हो तुमने तो, है ना, एक बार फटाफट से पन्ने पलट के देख जरूर लेना, तो तुमको ये चीज भी, ये डेफिनेशन भी याद होगी। तो अब तुम लोग इस चीज को थोड़ा सा ना विजुअलाइज करना मेरे साथ, कि रिलेशन को ना हमको अपने दिमाग में ना दो तरीके से थोड़ा सा छापना है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ना दो डेफिनेशन आप एक तरीके से अपने दिमाग में छापो। एक तो जब जहां पे आपको एक डिफाइंड रिलेशनशिप दिया हो, बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जहां पे ना आपको डिफाइंड एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप दिया होता है, ठीक है, डिफाइंड एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप दिया होता है, जैसे मैंने पिछले वाले आपको एग्जांपल से सिखाया, पति पत्नी वाला या फिर भाई बहन वाला, ऐसा कोई सा भी रिलेशनशिप दिया होगा, मैं देखूंगा कि मेरे सेट ए और सेट बी के कौन से एलिमेंट्स इस रिलेशन को होल्ड कर रहे हैं, वो मेरे सारे के सारे रिलेशन वाले सेट में डाल दूंगा मैं, ठीक है, वो हमारे सारे के सारे। अब मेरे को पता है कि यार ये जो भी डिफाइंड रिलेशनशिप मेरे एलिमेंट्स को उठाएगी, वो कहां से उठाएगी बेटा, ए क्रॉस बी से ही उठाएगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि सेट ए और सेट बी के जो भी एलिमेंट्स आपके ए क्रॉस बी में जाएंगे, वो पूरा का पूरा एक आपका सेट होगा, उसमें से आप कुछ डेफिनेट एलिमेंट्स उठा लोगे एज पर दिस रिलेशनशिप और उसको रिलेशन में डाल दोगे। तो अब हमको ये स्ट्राइक कर गया कि हाँ सर डिफाइंड रिलेशनशिप है, तो हाँ ये एज अ सबसेट दिख रहा है हमको ए क्रॉस बी का। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ए क्रॉस बी का आप कोई ऐसे ही विदाउट एनी डेफिनेशन कोई सा भी सबसेट उठा लो, मान लो मैंने आपको सेट ए दिया ए कॉमा बी, ठीक है, और मैंने आपको सेट बी दिया बेटा सी कॉमा डी, तो आपको पता है जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको चार ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, कौन से, ए सी के साथ जाएगा, फिर ए डी के साथ जाएगा, फिर बी सी के साथ जाएगा, फिर बी डी के साथ जाएगा। तो मैं ना ऐसे ही रिलेशन का सेट लिख रहा हूं रैंडमली, देखो मैंने कुछ भी अभी आपको रिलेशनशिप, डिफाइंड रिलेशनशिप नहीं दिया है, मैंने रैंडमली लिख दिया ए सी, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, ए सी लिख दिया। तो बेटा ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये भी एक रिलेशन है। लेकिन आप पूछोगे सर यहां पे रिलेशन तो डिफाइंड ही नहीं है, तो बेटा ध्यान से समझो, आपका आपके भाई के साथ एक डिफाइंड रिलेशनशिप है, लेकिन आपका एक महाराष्ट्र में चिंटू रहता है, आपका उसके साथ एक रिलेशनशिप है या नहीं है, आप बोलोगे नहीं है, मैं बोलूंगा है, इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का। तो जब आप इस तरीके से लिखते हो जहां पे आपका डिफाइंड नहीं है कि भाई है बहन है, कि सर दोनों नंबर्स इवन हैं, दोनों नंबर्स ऑड हैं, है ना, कि आपने दोनों एलिमेंट्स लिए तो आपका जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से 3 बड़ा है या 3 छोटा है, तो ये क्या है, एक डिफाइंड रिलेशनशिप है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग रिलेशन का सेट बना लेते हैं। हमको विजुअलाइज हो जाता है कि इस एलिमेंट को उठाओ, इसको उठाओ, क्योंकि ये जस्टिफाई कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। लेकिन यहां पे आप लोगों ने एक सबसेट उठाया है, बस कोई भी रिलेशनशिप आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक अब्स्ट्रैक्ट रिलेशन है। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है, अब्स्ट्रैक्ट रिलेशन है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, थ्योरेटिकल। तो रिलेशन की एक्चुअली ना दो डेफिनेशन है, एक तो ये कि आप ए क्रॉस बी का कोई सा भी सेट उठाओ विदाउट डिफाइनिंग एक्चुअल रिलेशनशिप, वो भी रिलेशन ही कहलाएगा। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। और इसको आपको रिलेट कैसे करना है दिमाग में, कि यार अगर सर मैं किसी के साथ ऐसे ही आ जाता हूं रिलेशन के सेट में, तो सर इंसानियत का नाता तो है ना, वो भी तो एक रिलेशन है। तो अल्टीमेटली आप कोई सा भी सबसेट उठाओगे अगर ए क्रॉस बी का, तो वो आपका रिलेशन ही कहलाएगा फ्रॉम दिस डेफिनेशन। और ये वाली डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आप लोगों को रिलेशन में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब मैं आपको आपकी स्लाइड पे लेके चलता हूं तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। If A and B are non-empty sets, then any subset of A cross B. This is what बेटा abstract definition, है ना, कि हमको रिलेशन डिफाइन नहीं दिया हुआ। तो हमको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पे हमको एक नॉर्मली सबसेट भी दिया सकता है A क्रॉस B का, है ना, और हमको एक ऐसे क्वेश्चन भी दिख सकते हैं जहां पे रिलेशनशिप डिफाइन होगा, कि जहां पे बोला होगा कि अगर आपके x, y ऑर्डर्ड पेयर हैं तो x और y में ये रिलेशन है, x y से 2 बड़ा है, या फिर x जो है वो y का डिवाइजर है, ऐसे रिलेशनशिप दिए होंगे, ठीक है। दोनों डेफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं। इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी,
ठीक है। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट है बेटा जो आपने क्लास 11th में सीखी हैं कि अगर आपका ये ए सेट है, ये बी सेट है, अगर इसमें बेटा 3 एलिमेंट्स हैं, कितने, 3 एलिमेंट्स हैं, और इसमें मैं बोल दूं 4 एलिमेंट्स हैं, तो आपके बेटा टोटल ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। आपने ये चीज सीखी है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब अगर इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे बेटा, 3 इंटू 4 दैट इज 12, 3 इंटू 4 दैट इज 12। फिर तुमको ये कहानी भी पता है कि भैया जी ए क्रॉस बी जो है अगर 12 है, मतलब मेरे ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स हैं, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे। याद है चैप्टर 1 की कहानी क्लास 11th की, तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 2 की पावर 12 हो जाएगा, 2 की पावर 12 हो जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन दैट जो आपका रिलेशन होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। टोटल सबसेट्स कितने हैं ये, तो टोटल रिलेशंस भी इतने हो जाएंगे। यही आपको यहां पे इस ग्रीन डब्बे में लिखा हुआ दिख रहा है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज क्यू from set A to set B, then n A cross B, that is number of elements in Cartesian product will be PQ, and total number of relations which will be equal to the total number of subsets is equal to 2 की पावर PQ। याद रखना बेटा, इस पे बहुत प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। Let us move ahead and come to function and its type। तो बेटा देखो रिलेशंस के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया बेसिक तरीके से, फंक्शंस के बारे में भी आप 11th क्लास में पढ़कर आए हो, तो थोड़ा सा हम लोग मिलकर रिकॉल कर लेते हैं कि कहानी क्या है फंक्शंस की। तो यार रिलेशंस हम लोगों को समझ आ गया। अब फंक्शंस आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो ये स्पेशलिटी क्या है यार, समझ रहे हो, ये स्पेशलिटी क्या है, ध्यान से समझना। इसको भी हम लोग एक नॉर्मल स्लाइड पे जाके पहले समझेंगे, फिर आएंगे डेफिनेशन पार्ट पे। तो यार ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आपका ये ए सेट है और ये आपका बच्चों बी सेट है, ये आपका बी सेट है। आपने क्या किया, यहां पे मान लो 1 2 3 4 एलिमेंट्स लिख लिए, और यहां पे लिख लिया बेटा ए बी सी डी। जब आपने रिलेशनशिप कुछ लिखा तो आपने रिलेशनशिप ना कुछ ऐसा बना लिया, मान लो आपने 1 को बी से रिलेट कर दिया, ठीक है, कुछ भी कर दिया, और फिर 2 को सी से रिलेट कर दिया बेटा, ठीक है, और मान लो 3 को 4 से रिलेट कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, आपका ये रिलेशन आ गया। तो बेटा ये रिलेशन फंक्शन कब होगा, ध्यान से समझना। आप जब भी फंक्शन के बारे में बात करोगे तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, जहां पे सबसे पहली कंडीशन है कि आपका सेट ए में, ध्यान से सुनना, आपका सेट ए में हर एक एलिमेंट आपको पहले नंबर पे दिख जाए। क्या बोला मैंने, आपका सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको सबसे पहले, तो जैसे यहां पे 1 2 3 है बेटा, 4 छूटा हुआ है, तो ये आपका एक फंक्शन नहीं है। तो आपको 1 2 3 4 सबको रिलेट करने वाला एक ऐसा फंक्शन चाहिए। तो देखो बेटा जो फंक्शन होगा ना 1 2 3 4 सबको रिलेट करेगा, और इसी का एक दूसरा वर्ड होता है मैपिंग। फंक्शन को मैपिंग भी बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर मैं एक डब्बा डाल दूं, इस डब्बे के अंदर एक मशीन है जिसको मैं एफ बोल देता हूं, तो इस मशीन के अंदर 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, 4 भी जाएगा, और फिर क्या करेगा, कुछ आउटपुट्स देगा। क्या करेगा, कुछ आउटपुट्स देगा। तो सबसे पहले कंडीशन की सेट ए के सारे एलिमेंट्स आपके फंक्शन के अंदर जाने चाहिए। मतलब पहले यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट है ना, वहां पर कोई सा भी यहां पे सेट ए का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मैपिंग। मैपिंग मतलब कि इसको आप लोगों को रिलेट या फिर फंक्शन के अंदर भेजना ही भेजना है। बेटा फंक्शन को अगर आप एक ऐसी मशीन की तरह समझोगे ना कि जिसमें आप कुछ इनपुट भेजते हो तो आपको कुछ आउटपुट मिलती है, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो रिलेशन क्या है बेटा, रिलेशन एक ना बड़ा सा सेट है। ठीक है,
कुछ रिलेशन आपके फंक्शन होंगे। कब? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। एक तो सबसे पहली ये कि आपका कोई सा भी ए का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, वो सारे के सारे आपकी मैपिंग के अंदर जाने चाहिए, फंक्शन के अंदर जाने चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है बेटा कि आपकी वन एंड ओनली वन, जैसे आपने बेटा 1 को डाला फंक्शन के अंदर, 2 को डाला फंक्शन के अंदर, 3 को डाला, 4 को डाला, तो आपकी डेफिनेशन, दूसरी आपकी जो कंडीशन है किसी भी रिलेशन को फंक्शन बोलने की, क्या है कि आपकी एवरी एलिमेंट ऑफ ए should have one and only one image। ठीक है, तो जब बेटा यहां से 1 की जो आउटपुट निकलेगी ना वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 आपको x भी दे रहा है, y भी दे रहा है, ठीक है, तो 1 का जो भी आउटपुट निकलेगा वो सिर्फ एक होना चाहिए। तो दो मेरी कंडीशन क्या है बेटा, एक तो आपको सेट ए के कोई सा भी एलिमेंट छोड़ना नहीं है, एज इनपुट्स आप सारी की सारी वैल्यूज लोगे तब उसको फंक्शन बोल पाओगे। दूसरी कंडीशन कि आप जब इन इनपुट्स को भेजोगे तो आपको एक ही इकलौती क्या मिलनी चाहिए, आउटपुट मिलनी चाहिए। अब इस चीज को ध्यान से समझना, क्लास 10th में भी 11th में भी आप लोगों ने ना एक चीज सीखी होगी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। इसको आप क्या बोलते हो बेटा कि आप लोग x को क्या डाल रहे हो, एक फंक्शन के अंडर डाल रहे हो। ये क्या है, आपकी इनपुट वैल्यू है। क्या है, एक इनपुट वैल्यू है। आपने x यानी इनपुट वैल्यू को अंडर f मैपिंग के लिए भेजा, तो आपको मैपिंग के बाद क्या मिला, ये मिला रिजल्ट के तौर पे। इसको बोला जाता है इमेज, इसको बोला जाता है इमेज, या फिर इसी को आप दूसरी एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो बेटा, आउटपुट। तो फंक्शन और कुछ नहीं है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जहां पे आप सेट ए के एलिमेंट्स को एक मशीन में भेज रहे हो और वो आपको कुछ आउटपुट दे रही है। तो सबसे पहले आप रिलेशन को फंक्शन बोलोगे कब, जब आप हर एक इनपुट वैल्यूज को डालो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि आपकी आउटपुट वैल्यूज जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं यहां पे एक मशीन डाल दूं और उसको बोल दूं एफ, फंक्शन एफ, तो अगर आप इसमें x इनपुट डाल रहे हो तो आपको y इनपुट मिल रही है, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद अगर मैं x इनपुट डालूंगा तो बेटा मेरे पास y1 और y2 नहीं मिल सकता। अगर ऐसा दिखेगा तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसको आप कैसे समझ सकते हो कि एक इंसान दो लोगों से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं एक इनपुट डालता हूं x1 और दूसरी इनपुट डालता हूं x2, लेकिन बेटा x1 का मेरे को आउटपुट भी y मिल रहा है और x2 का आउटपुट भी y मिल रहा है। अब क्या होगा, सोचो थोड़ा सा। तो आप लोगों को समझना है कि अभी x1 की वन एंड ओनली वन इमेज y है, x2 की वन एंड ओनली वन इमेज y है। दोनों की भले ही कॉमन इमेज है, लेकिन अगर इंडिविजुअली कंसीडर करूं तो अभी भी तो इनकी वन एंड ओनली वन इमेज है। तो दो लोगों को सेम लड़की से प्यार हो सकता है भाई, लेकिन एक को दो से प्यार नहीं हो सकता। बोलो समझ आया क्या बोला मैंने, कि एक लड़के को दो लड़की से प्यार नहीं हो सकता, दो लड़कों को सेम लड़की से प्यार हो सकता है। आपकी दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होंगी तभी आप उसको फंक्शन बोल पाओगे। तो आपको ये चीज समझ आ गई, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपको मशीन की तरह इसको विजुअलाइज करना है। और ये चीज आप इसको कोडिंग वगैरह की तरह भी विजुअलाइज कर सकते हो कि मैंने कोई कोडिंग मशीन डाली है जिसमें मैं एक्स की इनपुट डालता हूं तो मेरे को वाई की आउटपुट मिल जाती है। क्लियर? अब बेटा अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पे। अब आपको ये चीज एक बारी में समझ आ जाएगी। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अ फंक्शन और मैपिंग f from x into y written as f from x to y is a rule by which each element x belongs to set x is associated to a unique element c of y belongs to set y, then f is said to be a function from x to y. The elements of x are called, अब बेटा ये कुछ वर्ड्स हैं आपने ये पढ़े हैं, है ना। तो आपको पता है डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में। मैं रिलेशंस वाली चीज में आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं वो चीज। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पार्ट वाइज लेक्चर देखे हैं वहां पर भी मैंने उस चीज को इन्वॉल्व किया था। तो अब बेटा ये डोमेन, कोडोमेन और इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि सेट ए में ये जितने भी एलिमेंट्स है ना,
ये जितने भी एलिमेंट्स है इनका जो कलेक्शन है, ठीक है, जो आपकी सारी की सारी इनपुट वैल्यूज का कलेक्शन है, उसको मैं बोलता हूं बेटा क्या, डोमेन। क्या बोलता हूं, डोमेन। मतलब जितनी भी इनपुट वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी डोमेन। यहां पे सेट बी है, यहां पे सेट बी में आपकी बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो इनका जो कलेक्शन है, इनका जो कलेक्शन है बेटा, इसको मैं बोलता हूं कोडोमेन। क्या बोलता हूं, कोडोमेन। अब बेटा हो सकता है ना कि आप जब इनपुट वैल्यूज डालो तो आपको इसमें से कुछ गिनी चुनी वैल्यूज ही एज आउटपुट दिखे, तो आपकी जो भी आउटपुट वैल्यूज होंगी, आउटपुट वैल्यूज का जो कलेक्शन होगा बेटा, उसको मैं बोलता हूं रेंज। क्या बोलता हूं, रेंज। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो बी सेट है, हो सकता है उसमें से कुछ एलिमेंट्स छूट जाए, मतलब कुछ एलिमेंट्स एज मेरे को आउटपुट या फिर इमेज ना दिखे। तो आपका जो आउटपुट या फिर इमेजेस का कलेक्शन होगा बेटा, उसको मैं बोलूंगा रेंज। जो मेरी इनपुट्स का कलेक्शन होगा उसको मैं बोलूंगा डोमेन, और जो मेरा पूरा का पूरा सेट बी है उसको मैं बोलता हूं कोडोमेन। तो आपको पता चल रहा होगा कि सेट बी में ही तो इमेजेस होंगी ना, तो जो ये आउटपुट का कलेक्शन है, मतलब जो रेंज है, दैट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, बट द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब एक चीज और ध्यान से समझना, कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी होती है, जिसके बाद मैं इस सेशन को एंड कर दूंगा बता के कि अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान से समझना बेटा, आपने एक मशीन यहां पे बना दी एफ, जिसके अंडर आप एक्स को भेज रहे हो मैपिंग के लिए, तो आपको मिल रहा है वाई। तो बेटा जो ये एक्स वाई दे रहा है ना आपको, जो ये आउटपुट है, आप इसको क्या बोलते हो, इमेज। इसको एक और वर्ड है बोलने का, इमेज। तो एक्स की इमेज क्या है, अंडर द मैपिंग ऑफ फंक्शन एफ, इट इज वाई। और अगर मैं उल्टा आऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि x क्या है, y का प्री इमेज है। क्या है, प्री इमेज है। ठीक है, क्या है, प्री इमेज है। ये भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक सेकंड बेटा, अगर हेलो हेलो भैया आप आ जाओ, गुरुद्वारे वाली साइड से आ जाओ ताकि आप लोग को एंट्री मिल जाएगी। हाँ, गुरुद्वारे से नीचे उतर जाओ और आपको K29D आना है, डी। हाँ जी, कहां से, हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट लेफ्ट होना है वहां से, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई बच्चों आप लोगों को। सॉरी फॉर द 1 मिनट का जो डिले हुआ आप लोगों का। उसके बाद यार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये चीज आपको समझ आ गई, रिलेशन आपका ज्यादा बड़ा सेट है। उसके बाद यार अगर मैं बात करूं तो आपको ना कुछ नेक्स्ट चीजें पढ़नी है। अब आप लोगों ने 11th में जो पढ़कर आए थे, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में ही पढ़कर आए थे। अब ग्राफ्स आपको यहां पर भी नीडेड होंगे, कुछ कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं ग्राफिकल भी, वो आप लोग अब रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको 12th में क्या क्या चीजें पढ़नी है। आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ना है कि कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं। उसके बाद आपको टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। फिर हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग दो मशीनों को मिलाते कैसे हैं। ठीक है, अगर एक मशीन को मैं कुछ बोल देता हूं फंक्शन एफ, दूसरी मशीन को मैं बोल देता हूं फंक्शन जी, तो इनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, इस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से हम लोग इन्वर्टिबिलिटी पे जाएंगे कि आप लोग फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हो, कैसे विजुअलाइज करते हो। उसके बाद कुछ बाइनरी ऑपरेशंस है, वो भी हम लोग देखेंगे। प्लस हम लोग आने वाले टाइम पे कुछ आप लोगों के लिए लाइव इंटरैक्टिव क्वेश्चन सेशंस भी लाने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मेरे कॉमर्स की जनता, आप लोगों को बहुत आगे तक ले जाऊंगा, चाहे वो आपके बोर्ड की कहानी हो, चाहे वो आपके CUET एग्जाम की कहानी हो। आप लोगों को बस इसी चैनल को फॉलो करना है, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको CUET के लिए भी इनफ है, बोर्ड के लिए भी इनफ है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप मैं जो आज कॉन्सेप्ट्स आप लोग के दिमाग में डालना चाहता था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर 80% 90% समझ आया है तो वीडियो को दोबारा फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लेना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।